हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी जोन। आई एम मानसी कस्टी, योर एजुकेटर, और हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 8 स्टेट बोर्ड की बैच। और इस बैच में हम आपको क्लास 8 का बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आपका साइंस सब्जेक्ट में जो फर्स्ट चैप्टर है और बायोलॉजी का भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ये सब क्या है ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? हम प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें लाइफ प्रोसेसेस होती है ना। हम खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यही इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ। तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या इस पूरे अर्थ में सारे ऑर्गेनिज्म सेम दिखते हैं? नहीं ना, सभी ऑर्गेनिजम्स की शेप, साइज, हैबिटेट सब अलग अलग है। तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। जब सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, उनका हैबिटेट अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, तो उनको हमने क्लासीफाई कर दिया है ताकि हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटे, जो हमें हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, और ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते फिर भी हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर में हम उनके टाइप्स और उनके यूजेस भी देखेंगे। यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इतना समझा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो हमारे अर्थ में बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं है कि शेप, साइज में सब अलग है। इनफैक्ट उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब खाना खाने की तरीका, डाइजेशन, ये सारा भी वैरी करता है। ठीक है, लेकिन उनमें कॉमन चीज क्या है? देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफर इन देयर साइज, शेप, हैबिटेट एंड वे ऑफ लाइफ। सब एक जैसे नहीं रहते हैं ना, सब डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। बट दे ऑल शेयर सर्टन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पॉन्स टू देयर सराउंडिंग। मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भले ही एक जैसे ना हो, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कोई है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, तो उनमें रेस्पिरेशन, ग्रोथ होना, रिप्रोडक्शन होना, ये उनके कॉमन कैरेक्टर्स रहेंगे। ठीक है, हम लिविंग और नॉन लिविंग को किससे डिफर करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है, नॉन लिविंग में होता है क्या? नहीं होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शेप, साइज, हैबिटेट अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें ग्रोथ होना, रेस्पिरेशन होना, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन होना, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसी से हम उन्हें पहचानते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में हमें माइक्रोब्स के बारे में भी बताया गया है। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो नेकेड आई से हमें नहीं दिखते हैं। दे इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड वायरसेस। तो ये सारे जो माइक्रोब्स है जो नेकेड आई से नहीं दिखते, फिर भी हमारे अर्थ पे इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बहुत यूजफुल भी है, कुछ हार्मफुल भी है। तो ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसके बाद माइक्रोब्स आर बेनिफिशियल सच एज यूज्ड इन कर्ड, ब्रेड खाते हो वो भी तो माइक्रोब से ही बनता है। फर्मेंटेशन। इसके बाद कुछ होते हैं डिसीज कॉजिंग मतलब पैथोजेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से हमें डिसीज हो, बीमार हो जाते हैं हम, जिनके वजह से हमें थोड़ी पता है इतने माइक्रो इतने छोटे होते हैं, दिखते ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिसीज कॉज कर सकते हैं। तो उन्हीं को हम पैथोजेंस बोलते हैं, और वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं। ठीक है, देखो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज कॉज करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। होप इतना आपको समझ गया हो। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी या नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी ऑफ।
बायो का मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब वेराइटी ऑफ। तो वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे इकोसिस्टम में पाए जाते हैं उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन, बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन और ऑन द अर्थ। तो हमारे अर्थ पर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब हमारे अर्थ में लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसे हम रेफर करते वक्त बोलेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, According to the 2011 census, around 87 million species of living organisms are found on the earth, including land and sea. 87 millions of organisms पाए जाते हैं हमारे अर्थ पे। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स है या जो मैं आगे सब पढ़ाने वाली हूँ ये आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, स्टेट बोर्ड की जो बुक है, आप टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए तो वर्ड टू वर्ड हम वो पढ़ने वाले हैं, तो आपको फिर जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। To study such a vast number, it was essential to divide them into groups. So groups and subgroups were created considering the similarities and differences among the living organism. इसका मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब मुझे बताओ, एक स्कूल है और स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं, लेकिन सबको हमने क्लासेस वाइज अगर डिवीजन कर दिया है, ए डिवीजन, बी डिवीजन, 5th क्लास, 6th क्लास, ऐसे, तो हम जल्दी से किसी भी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। और अगर हमें कुछ फाइंड आउट भी करना है तो हम इजीली उसे ढूंढ सकते हैं। तो वैसे ही इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है तो उन्हें आइडेंटिफाई करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो और उनकी स्टडी करना भी कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इसीलिए हमने उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया अलग अलग ग्रुप्स में। ठीक है, वो कैसे ग्रुप्स है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो इतना समझा आपको कि क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है, ताकि कोई भी उसकी स्टडी इजीली कर पाए और हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि ये ऑर्गेनिजम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्योंकि एक ग्रुप में जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सारे कॉमन कैरेक्टर्स शेयर करेंगे। तो हमने ऐसे अलग अलग ग्रुप बना दिए। क्यों किए? क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक जैसे नहीं होते, सबका हैबिटेट अलग है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, इसीलिए हमने सभी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया। इतना समझा? बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन समझ गया आपको। इसके बाद This process of dividing living organism into groups and subgroups are called biological classification. Bio का मतलब living होता है, बायोलॉजी में भी bio का मतलब living होता है, लॉजी का मतलब study होता है। ठीक है, तो biological classification मतलब classification of living organism। living organisms को हम जब अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं उसे हम biological classification बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए, जब क्लासिफिकेशन हुआ था तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने ग्रुप क्लासिफिकेशन हमें बताए थे कि ऐसे ग्रुप में हो सकता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग हमें ग्रुप्स बनाकर दिए थे। वो मैंने आपको एक चार्ट बना दिया, इससे आप इजीली उन्हें याद रख पाओगे। सबसे पहले देखो 1735 कार्ल लिनियस, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है। किंगडम मतलब ग्रुप, आप ऐसा याद रख सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है, इसका मतलब इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, कार्ल लिनियस ने क्या किया, किंगडम हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में बांट दिया। वो 2 ग्रुप क्या थे? वेजिटेबलिया एंड एनिमेलिया, जिसमें प्लांट्स आते थे और एनिमल्स आते थे। मतलब इन्हें इन साइंटिस्ट को लगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी प्लांट्स है वो ग्रुप प्लांट्स में जाएंगे और जितने भी एनिमल्स हैं उनका एक ग्रुप होगा। तो ऐसे उन्होंने 2 ग्रुप्स बना के दिए, 2 किंगडम बना के दिए। इसीलिए हमें बोलते हैं कि कार्ल लिनियस ने हमें क्या दिया है? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। समझा? उसके बाद हैकेल 1866 में इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने प्लांट्स, एनिमल्स को एज इट इज रखा और एक ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, प्रोटिस्टा। इनमें कौन आते हैं, कैसे होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए क्या क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले साइंटिस्ट ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, किसने दिया? हैकेल ने, जिसने उन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल, ऐसे 3 किंगडम हमें बना कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट चैटन ने हमें 2 सेल टाइप्स दिए, मतलब कि इन्होंने बताया कि जो सेल है, अब सेल क्या होता है उसके लिए आप एक प्रीवियस वीडियो देख लो, वो भी इजी हो जाएगा आपको। तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, हम उनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, लेकिन आपने सोचा है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, ठीक है। सेल ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और सेल ही उसमें फंक्शन भी परफॉर्म करती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेल से ही बना होगा, ठीक है। तो इन्होंने 2 टाइप्स ऑफ हमें सेल बताया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल। इसे भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद कॉपलैंड, इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स तो एज इट इज रहे, और एक किंगडम उन्होंने हमें बताया मोनेरा, ठीक है। इसके बाद रॉबर्ट विटकर, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और ये इसी को हमें आगे पढ़ना है, ठीक है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया है, ठीक है। अभी तक कितने किंगडम क्लासिफिकेशन तक आए हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक, और यही वाइडली एक्सेप्ट भी हुआ था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? रॉबर्ट एच विटकर। सबसे पहले कार्लस लिनेनियस, इन्होंने 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, फिर हैकेल, फिर चैटन, कॉपलैंड और फिर फाइनली विटेकर, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया। तो अब इन क्लासिफिकेशंस जो हमने ये वाला पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसके कैरेक्टरिस्टिक, प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक, फंगाई के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांटी, एनिमेलिया, इनके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके कैरेक्टर्स हमें पढ़ना है। होप आपको यहाँ तक समझ गया हो, या कोई डाउट है तो बताइए। तो समझ गया है? नेक्स्ट, विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब देखो, विटेकर्स ने जो हमें क्लासिफिकेशन दिया है उसमें उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। तो उस 5 ग्रुप में डिवाइड करते वक्त उन्हें कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखना पड़ा, जैसे कि देखो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो सेल है उनकी, वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। उसके लिए पहले आपको सेल क्या है वो समझना होगा, ठीक है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। All living organisms are made up of cell. मतलब ही सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं? सेल से। तो विटेकर्स ने जब क्लासिफिकेशन किया उन्होंने ये ध्यान में रखा कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की सेल कैसी है। तो अब प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है। कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिसके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या करता है? सेल में सारे जो इतने भी फंक्शन है उससे का कंट्रोलर होता है, ठीक है, हेडक्वार्टर होता है सेल का। तो जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है मतलब न्यूक्लियस जैसे कुछ सब्सटेंस होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसा ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जैसे ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इतना समझे आपको? यहाँ लिख देती हूँ, not having well defined nucleus, ठीक है। और यूकैरियोट्स का क्या होता है? हैव ट्रू न्यूक्लियस या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले
व्हिटेकर्स ने ये देखा कि सेल जो थी किसी भी सब मतलब 5 ग्रुप में जब क्लासिफाई करना था तो सबसे पहले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, इतना देखा उन्होंने। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है या एक से ज़्यादा सेल से बना है, मतलब ही वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है। यूनि का मतलब सिंगल, ठीक है, सिर्फ एक ही सेल से बना है तो यूनिसेल्युलर, उसे एक ग्रुप में डाल दिया। अगर एक से ज़्यादा मोर देन 1 सेल, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीसेल्युलर। क्लियर। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि वो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं या दूसरों पर डिपेंडेंट है। वो खाना कैसे, वो न्यूट्रिशन कैसे इनटेक करते हैं। देखो प्लांट्स जो है वो हमें पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं ना। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करे। फंगाई की बात करें तो ये होते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स में सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये देखो, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, ये जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर से न्यूट्रिशन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इन्हें सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है या सैप्रोफाइट्स बोला जाता है। और ये हेटेरोट्रॉफ्स ये है तो ये दूसरों पर ही डिपेंडेंट ना, भले ही वो डेड ऑर्गेनिजम्स क्यों ना हो, लेकिन दूसरों पर डिपेंडेंट है, इसीलिए इन्हें हेटेरोट्रॉफ्स बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद एनिमल्स, हम भी तो एनिमल्स ही हैं, हम तो है ही दूसरों पर डिपेंडेंट, ठीक है। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, बाकी सब उन पर डिपेंडेंट है। इसके बाद लाइफस्टाइल, मतलब प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स है। इसके बाद एनिमल्स कंज्यूमर है। फंगाई डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स मतलब ये देखो, फंगाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये सारे डेड ऑर्गेनिजम्स को पर डिकम्पोजिशन करते हैं ना, इसलिए इन्हें डिकम्पोजर्स बोलते हैं। प्लांट्स तो प्रोड्यूसर है, वो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। हम कंज्यूम करते हैं, हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, और फंगाई डिकम्पोजर्स है, ठीक है। इसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कि वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर, मतलब वो किससे इवॉल्व होकर आए हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने ध्यान में रखा, ये क्राइटेरिया उन्होंने रखा जब उन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करना था, ठीक है। क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कि वो यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। इसके बाद लाइफस्टाइल कि वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इतना समझा, ये सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड है। आगे हम अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में व्हिटेकर्स ने सबसे पहले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिवाइड कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस जैसे सब्सटेंस है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। और यूकैरियोटिक जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक में उन्होंने यूनिसेल्युलर मतलब जिसके पास एक ही सेल है, कौन आया, मोनेरा, ठीक है, सबसे पहले मोनेरा। इसके बाद यूकैरियोटिक की बात करें तो यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, ऐसे उन्होंने 2 हमें क्लासिफाई करके दिए। जो यूकैरियोटिक है लेकिन एक ही सेल से बना है वो प्रोटिस्टा, जो यूकैरियोटिक है एक से ज्यादा सेल से बने हैं वो है प्लांटी एंड एनिमेलिया एंड फंगाई। तो ऐसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें साइंटिस्ट ने दिए थे, ठीक है। तो आप एक बार इसे ध्यान में तो रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।